अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बायर क्रॉप साइंसेस के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ इफ़त नसीम, मार्केट डेवलपमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, और यहाँ बायर क्रॉप साइंसेस के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं किसानों की आगाही के लिए एक प्रोग्राम, जिसमें हम अपने किसान भाइयों को आगाह करेंगे फ़ॉल आर्मी वर्म के बारे में कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, इसकी पहचान क्या है, ये कैसे कैसे नुकसान करती है, हमें इसके बारे में क्यों फ़िक्रमंद होना चाहिए, और ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो बर वक्त करने की वजह से हम ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं और इसको कंट्रोल करने की अपनी कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने ख़र्चे को कम से कम रख सकते हैं, ताकि कम खर्चे के साथ मुनासिब बर वक्त कंट्रोल करें और बेहतर पैदावार ले सकें। तो ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ एक साथ में। आज की इस सिलसिले की हमारी पहली किस्त है, और इस किस्त में हम बात करेंगे कि ये फ़ॉल आर्मी वर्म है क्या चीज़, कहाँ से आया और किस तरह से ये दुनिया में फैलता चला गया, आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी कि ये कीड़ा इतना कामयाबी से दुनिया के हर खित्ते में पहुँच गया। तो चलें शुरू करते हैं। जब भी हम फ़ॉल आर्मी वर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे ज़हनों में आता है कि भाई इतने सालों से हम काश्तकारी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, नस्लें गुजर गई इस चीज़ में, आज तक हमने कोई ऐसा कीड़ा नहीं देखा जो इस तरह से यकदम आया और इतनी तबाही मचा गया। तो क्या ये कोई नया कीड़ा है जो दुनिया में आया है? तो भाइयों, जवाब ये है कि ये हरगिज़ कोई नया कीड़ा नहीं है, ये पहले से दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसकी कोई स्टोरी इस तरह से है कि ये हमेशा से अमेरिका में मौजूद था। ये अमेरिका का, इसका आबाई मुल्क आप कह सकते हैं अमेरिका है बेसिकली। तो वहाँ ये सालों से मौजूद था, वहाँ पे इस पे मुख्तलिफ़ काम भी होते रहे, लेकिन ये आपको पता है माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं उनकी वजह से जो बहुत सारे असरात हैं, उनका एक नुकसान ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कीड़े जो मौजूद नहीं थे अब वो बहुत एक मेजर थ्रेट बनते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ आपको, मैंने ज़िक्र किया था कि ये अमेरिका का आबाई जो है ना, वो इसका मुल्क अमेरिका है, तो उसकी एक अमेरिका में इसके ऊपर काफ़ी तहकीक भी होती रही है। तो मुझे एक तहकीकी मकाला मिला था जिसमें 1928 में इस कीड़े की मौजूदगी का ज़िक्र वहाँ पे मिलता है और किस तरह से इसने वहाँ पे नुकसान किए। अमेरिका से ये कीड़ा जो है वो किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में पहुँचा। तो 2016 में पहली दफ़ा ये अफ्रीका में देखा गया और वहाँ पे इसने नुकसान शुरू किया, और इसके फैलने की रफ़्तार इस कदर तेज़ थी कि 2 साल के अंदर अंदर जो है इसने पूरे अफ्रीका में आप कह लो अपने पंजे गाड़ दिए और बेतहाशा किसानों को नुकसान पहुँचाया। 18 के बाद इसने एशियाई मुल्कों का रुख किया और यहाँ पे फिर हमारे हमसाया ममालिक में देखा गया, फिर फ़िलिपीन में, म्यांमार में, भारत में और चाइना में, ये तमाम जगहों पे इसकी मौजूदगी जो है वो साबित थी और आहिस्ता आहिस्ता इसने वहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू कर दिया। हमसाया ममालिक की तरह फिर पाकिस्तान में भी ये आया और यहाँ पे भी इसने किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया। तो अब अगर हम बात करें कि ये इसका फैलाव जो है वो इस हद तक कैसे मुमकिन हुआ, तो पहली बात ये कि ये कीड़ा अल्लाह की तरफ से कोई, इसमें उड़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इसके जो परवाने हैं, बालिग परवाने, वो एक रात में 100 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो बड़े आराम से तय कर जाते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो इसके फैलाव में बहुत मददगार है वो है हवाएं। तो जब हवा के रुख में ये ट्रैवल करता है, उड़ता है, तो बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी जो है ये अपने इलाके में फैल जाता है। इसके इसी फैलाव के पेश नज़र जबकि ये तमाम दुनिया में फैल चुका है, तो इस वक्त इस कीड़े की हैसियत आप कह लो एक बैनुल अक़वामी मसले के तौर पे ये उभरा है। अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा FAO भी इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव है और इसको एक नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया गया है इस कीड़े को। FAO के भी प्लेटफॉर्म से भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस कीड़े की आगाही के सिलसिले में मुहिम चलाई जा रही है ताकि फार्मर किसानों को बर वक्त आगाह किया जा सके और उनको इस कीड़े की बुनियादी मालूमात दी जा सके, जिनको जानते हुए वो इसके कंट्रोल के सिलसिले में इक़दाम कर सकेंगे। अगला सवाल हमारे जहन में उभरता है कि क्या फ़ॉल आर्मी वर्म को ख़त्म किया जा सकता है, इसको मुकम्मल कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका जवाब बदकिस्मती से ये है कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुनिया के जिन जिन ममालिक में भी ये गया है वहाँ पे जाके ये इस्टेब्लिश हुआ है और वहाँ इसने वहाँ पे अपनी
मौजूदगी को बरकरार रखा। तो फाल आर्मी वर्म को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना नामुमकिन है, क्योंकि जब एक कीड़ा आगे बेशक यहाँ दूसरे मुल्कों का नहीं था, लेकिन जब ये वहाँ से ट्रैवल करके आ गया और तमाम मुल्कों में ये इस्टेब्लिश हो गया, अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको बरवक्त तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। इसके अच्छा दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी से इस्टेब्लिश कैसे हो गया। आज तक कोई ऐसा कीड़ा हमें नज़र नहीं आया जो एक मुल्क से निकला और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसके वजूहात हैं कुछ। इनमें एक वजह यह है कि ये इसकी होस्ट रेंज बहुत वसी है, यानी इसके वो पौधे जो इसकी खुराक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक और अहम सवाल जो हमारे ज़हनों में उठता है वो ये कि अगर ये इन इलाकों का आप कह लो मकामी कीड़ा नहीं है, तो ये इतने कामयाबी से किस तरह दुनिया में फैलता गया, जबकि आज तक जो है हमने ऐसा नहीं देखा था, ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी थी कि एक मुल्क से कीड़ा उठा और पूरी दुनिया में इस तरह से उसने तबाही मचा दी कि हर फसल जो है उसकी जद में है और वो इतनी कामयाबी से पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। तो इसको जानने के लिए अगर हम कीड़े की ज़िंदगी के ऊपर देखें तो इसके बुनियादी तौर पे हमें 3 वजूहात जो हैं वो नज़र आती हैं। पहली वजह ये कि इसको हम कहते हैं पॉलीफेगस। ये पॉलीफेगस है, यानी ये बहुत ज़्यादा इकसाम के पौधों को खा लेता है। ये 2018 में जब ये अफ्रीका में बहुत तबाही मचा चुका था, तो एक रिसर्च में इसके होस्ट रेंज के बारे में भी तहकीक की गई कि किन किन पौधों पे जा सकता है। तो 350 से ज़्यादा इकसाम के ऐसे पौधे साइंसदानों को मिले जिनके ऊपर ये खा सकता है। तो इसका मतलब है ये किसी भी तरह के मतलब हमारे अंदाजे के मुताबिक ये किसी भी तरह के पौधे के ऊपर ज़िंदा रह सकता है, उसको खा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो हमने देखा है कि इसकी जो सबसे पसंदीदा खुराक है वो मकई है, और मकई के बाद जो है ये बाकी फसलों की तरफ भी अपना रुख कर सकता है, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो पौधे हैं उसकी होस्ट रेंज में आते हैं। इसकी कामयाबी की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि अब ये हमारे इलाकों का कीड़ा नहीं था, ये किसी और जगह से उड़ के बाकी तमाम इलाकों में फैला। तो जिन इलाकों में ये पहुंचा, हो सकता है वहाँ पे इसके जो कुदरती दुश्मन कीड़े हैं, जो किसान दोस्त कीड़े हैं जो इस कीड़े को खाते, तो वो पहले से वहाँ मौजूद नहीं थे, उनको भी इस्टेब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसके दूसरे फैलाव की वजह ये भी हो सकती थी कि इसके नेचुरल एनिमीज़ ऑलरेडी वहाँ पे उन जगहों पे मौजूद नहीं थे, तो ये इसका फैलाव होता चला गया। और तीसरी बड़ी अहम वजह है कि इसमें अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है, ये बहुत सारे तरह के माहौलियाती कंडीशंस जो हैं उनमें ये सर्वाइव कर सकता है। अब आप देख रहे हैं अमेरिका का माहौल जहाँ का ये रहने वाला था, वहाँ का माहौल कुछ और है। अफ्रीका के माहौलियाती कंडीशंस बिल्कुल फ़र्क हैं। चीन के और हमारे मुल्क के आप देख लें, ये तमाम जगहों के माहौलियाती आप कह लो कंडीशन जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये कीड़ा इतना सर्वाइव करता गया। तो इसमें अल्लाह ने इतनी अडेप्टेबिलिटी रखी है कि ये अपने आप को हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर लेता है। अब ये आने वाली चंद एक साथ में हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये ज़िंदा रहता है और किन कंडीशन में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, इस कीड़े से मुताल्लिक़ एक बात अभी मेरे जहन में आ रही थी, तो चले आपसे भी हम शेयर करते चलते हैं कि ये कीड़ा जो है, क्या ये बड़े किसानों को, जो बड़े रकबे के किसान हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, या जो हमारे स्मॉल होल्डर्स हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसके ऊपर भी दुनिया में ये सवाल उठा, और जब ये तहकीक की गई तो सामने आया कि हर तरह के, ज़ाहिर है पौधा कीड़ा है, उसने जो पौधा मिला उसको तो नहीं पता ही किस फार्मर का है, उसने तो खाना है और नुकसान पहुंचाना है। लेकिन छोटा फार्मर, जो छोटी लैंड होल्डिंग वाला फार्मर है, उसको थोड़ा नुकसान ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि उसने वो अपनी थोड़े एरिए की प्रोड्यूस जो है वो उसको घर के खाने के लिए भी चाहिए, और वही बेच के उसने अपने अखराजात भी निकालने हैं। तो आम तौर पे फ़ा का नुकसान जो है वो छोटे स्मॉल होल्डर को ज़्यादा होता है, और दूसरा इसको कंट्रोल करने के लिए जो अखराजात हैं, जो स्प्रेयों का ख़र्चा और बाकी चीज़ों का ख़र्चा आता है, तो वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी उसके लिए बढ़ा देता है। ठीक है, तो आने वाली एक साथ में हम फिर बात करेंगे कि हम किस तरह से बड़े फार्मर और छोटे किसान दोनों को हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि वो कुछ इक़दामात करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकें और इससे होने वाले नुकसानात से बच सकें। अगर बात की जाए कि किस उम्र के पौधे हैं जो इसकी जद में ज़्यादा आ सकते हैं, इसका आसानी से टारगेट बन सकते हैं, तो
जो हमने देखा है कि जब पौधा ज़मीन से निकल आता है तब से लेकर और बाद तमाम मराहिल में ये कीड़ा हमलावर होता है और तमाम स्टेजेस पे ये डैमेज कर सकता है। अगला सवाल हमारे ज़हन में ये उठता है कि ये किस किस्म का नुकसान कर सकता है। तो ये दो तरह के आप कह लो इसके नुकसान को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव लॉस, दूसरा है क्वांटिटेटिव लॉस। यानी क्वालिटेटिव में ये है कि जब ये छल्ली के ऊपर आता है, छल्ली के ऊपर खाना शुरू कर देता है, तो इसके खाने के अमल में वहाँ पे बहुत सारी इक़साम की फ़ंगस पैदा होती है। वो फंगस जो है वो फिर आगे हमारी प्रोड्यूस में चली जाती है, कंटेमिनेट कर देती है हमारी पूरी प्रोड्यूस को, तो जो कि आगे जाके जानवरों में या नुकसान बीमारियों का बायस बन सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी मकई जो है वो फीड मिल में इस्तेमाल होती है, जानवरों की फीड में जाती है। दूसरा नुकसान इसका क्वांटिटेटिव लॉस है, यानी मिकदार प्रोड्यूस की वो कम कर देता है, हमारी पैदावार में कमी करेगा। पैदावार में भी कमी आप देखें दो तरह से होती है। पहली ये कि अगर ये पौधों के पत्ते के मराहिल में या बढ़ोतरी के मराहिल में अगर आता है फाल आर्मीवर्म, तो पत्तों को ये ऐसे खा जाता है जैसे कोई जानवर चर गया है। तो उससे ये है कि पौधे एक्सफोलिएट हो जाते हैं, पत्ते उसके तबाह हो जाते हैं और पौधा जो है या तो उसकी फसल की प्रोड्यूस बहुत कम देगा या जो है वो कंप्लीट लॉस की तरफ भी हमारी फसल जा सकती है। अच्छा, दूसरा नुकसान ये है कि जब फसल हमारी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और सिल्किंग पे आप कह लो आ चुकी है, यानी उसके बाल निकले हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस वक्त पे क्या होता है कि अगर वहाँ पे आके ये कीड़ा सिल्क खा लेता है तो उसकी वजह से अंदर छल्ली के अंदर दाना नहीं बनेगा, ठीक है। और तीसरा, अगर उससे थोड़ी सी लेट स्टेज के ऊपर आके अगर ये छल्ली में चला जाता है जब दाने बन चुके हैं, तो तब भी ये हर फील्ड में मौजूद हर छल्ली का अच्छा खासा हिस्सा खा लेता है। नाज़रीन, आज के इस केस का मकसद था कि हम आपको आगाही पर मुहैया करें कि ये कीड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे दुनिया में फैलता चला गया, ताकि हमारे किसान भाई इससे परेशान ना हों, बल्कि उनको ये इसकी अहमियत का एहसास हो कि कितना ज़रूरी है इस कीड़े के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन लेना। तो आपसे इसी बात के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि फाल आर्मीवर्म की कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं और कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने मकामी कीड़ों से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।